पावन क्लासेस के साथियों नमस्कार। मैंने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट दी थी उसमें से एक टॉपिक था मैंग्रोव वनस्पति के बारे में। टॉपिक का नाम था मैंग्रोव की उपयोगिता। तो चलिए आज मैंग्रोव पर बात हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि जब ये ऑडियो समाप्त होगी तब तक आप मैंग्रोव प्रजाति या मैंग्रोव वन के बारे में श्रद्धा से भर जाएंगे जब आप इसकी उपयोगिता को जानेंगे। तो चलिए विस्तार से बात की जाए मैंग्रोव वन के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि मैंग्रोव वनस्पति होती क्या चीज़ है। तो मैंग्रोव जो शब्द है उस शब्द का उपयोग पौधों के उस समूह के लिए किया जाता है जो खारे पानी और अधिक नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। जो खारे पानी पर या और अधिक नमी वाले स्थानों पर, जहां अधिक नमी होगी उन स्थानों पर उगते हैं। इस शब्द का प्रयोग पौधों की एक विशेष प्रजाति के लिए भी किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेशों के नदी मुहानों, खारे समुद्री पानी की झीलों, कटाव वाले स्थानों तथा दलदल भूमि में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेशों के नदी मुहानों, खारे समुद्री पानी की झीलों, कटाव वाले स्थानों तथा दलदल भूमि में उगने वाले पौधों को कहा जाता है। वे क्षेत्र जहां इस प्रकार की वनस्पति उगती है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र कहलाते हैं। अभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर लीमा में एक समझौता हुआ था। लीमा पेरू की राजधानी, वहां पर मैंग्रोव वनों की आर्थिक एवं सामाजिक लाभ पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वनों की पर्यावरणीय, आर्थिक एवं सामाजिक लाभ जो लगभग सैकड़ों अरब के विश्व भर में फैले हुए हैं। उपयुक्त कार्बन वित्त तंत्र, नीतिगत हस्तक्षेप का अभाव तथा तेजी से उन मैंग्रोव वनों की कटाई के कारण बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त रह रहे हैं। ये थोड़ी जटिल लाइन रही है या आगे जाके सिंपल लगने लगेगी। मैं आगे बोलता हूँ। रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव वनों की संख्या 90% लगभग विकासशील देशों में ही पाई जाती है तथा इन देशों में मैंग्रोव वनों की कटाई स्थलीय वनों की तुलना में 3 से 5 गुना अधिक तेजी से हो रही है। तो ये जो रिपोर्ट होती है वो थोड़ी टफ बन ही जाती हैं। इनको हम सिंपलीकरण के आधार पर आगे जब मैंग्रोव वनस्पति के महत्व को समझेंगे तो हम ये सब बातें सामने आ जाएंगी। फिर मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट भी करूंगा। तो जो विकासशील देशों में 90% से ज्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो यह तो उनके लिए एक तरीके से विशाल संपत्ति है, क्योंकि यह जो मैंग्रोव है वो कार्बन को बहुत ज्यादा सोखती है। तो अब हम एक एक करके चीजों को ड्राइव करेंगे कि जब कार्बन को सोखेगी, कार्बन को सोखने में निहित है कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मैंग्रोव वनस्पति बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है। अब देखते हैं कि मैंग्रोव वनों में पौधों की प्रजातियों के वितरण के आधार पर उन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले समूह में वे पौधे आते हैं जिनमें खारे पानी को सहने की क्षमता अधिक होती है और जो समुद्री पानी से 2 से 3 गुना अधिक खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि समुद्री पानी से 2 से 3 गुना अधिक खारे पानी में भी जीवित रह सकते हैं। और दूसरे समूह में वे पौधे आते हैं जो केवल समुद्र के पानी से
कम खारे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। अर्थात मैंग्रोव प्रजातियां बहुत ही सहनशील होती हैं। आप जानते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा भाव सहन करना पड़ता है। जैसे एक दिन में 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा उठता है, अर्थात इन्हें प्रतिदिन 2 बार खारे पानी के बहाव को झेलना होता है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सहनशील होते हैं। उन्हें ऐसी भूमि में जीवित रहना होता है जो अस्थिर है और जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसके अतिरिक्त उन्हें वर्षा ऋतु में उफनती नदियों तथा समुद्री तूफानों में को भी सहन करना होता है। मैंग्रोव वनस्पतियों की इन परिचय से हमें इनकी विपरीत परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए विशिष्ट तरीकों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इससे हम ड्राइव कर सकते हैं, इससे हम निकाल सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि इनके पनपने के लिए कुछ मूलभूत परिस्थितियों का होना अत्यंत आवश्यक है, जैसे जल का निरंतर प्रवाह, मिट्टी में ऑक्सीजन मात्रा की कमी होना तथा सर्दियों में औसत तापमान 16 डिग्री से अधिक रहना। अगर 1 सदी पहले की बात की जाए तो 1 सदी पहले जितनी मैंग्रोव वन थे, आज अनुमान है कि उसका 60% नष्ट हो चुका है। पृथ्वी पर लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है, जिसमें ब्राजील में सबसे ज़्यादा विस्तार है। केवल ब्राजील में विश्व भर में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों का लगभग आधा भाग मौजूद है और भारत में यह 7% है। विश्व का 7% भारत में है। यह विश्व भर में मौजूद वनों का 7% है। इन वनों में 50 से भी अधिक जातियों के मैंग्रोव पौधे पाए जाते हैं। आप सोच सकते हैं कि 50 से भी ज़्यादा अधिक प्रजातियां हैं भारत में मैंग्रोव की। लेकिन इसका जो वितरण है वो समान नहीं है। पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर प्रजातियों की विविधता अधिक है और जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उसमें मैंग्रोव वनों की प्रजातियां और जो विविधता है वो और भी अधिक है। तो ये मैंग्रोव वनस्पति का एक परिचय था। अब हम इसके महत्व को समझेंगे एक एक करके कि मैंग्रोव वनस्पति का क्या महत्व है। देखिए, वहाँ जो लोग निवास करते हैं तटों पर, वह लोग इनकी लकड़ियों को लेंगे, लकड़ियों को का उपयोग करेंगे, उनकी जीवन शैली चलेगी। भोजन में इनका प्रयोग होगा, औषधि में प्रयोग होगा, टेनिन में प्रयोग होगा, ईंधन में प्रयोग होगा और इमारती लकड़ी के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है। अर्थात ये उनके जीवन यापन का भी एक साधन रहा है या रहता है। मैंग्रोव वन धरती और समुद्र के बीच एक बफर की तरह कार्य करता है तथा समुद्री प्राकृतिक आपदाओं से तटों की रक्षा करता है। अब इसके महत्व को एक एक करके बिंदुवार समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मैंग्रोव वनस्पति प्राकृतिक शरण स्थल के रूप में किस प्रकार कार्य करता है। सोचिए कि वहाँ जो अनेक प्रजातियां पाई जाएंगी उनको मैंग्रोव जो वनस्पति है, वन है, शरण देता है। अनेक प्रकार के शैवाल और मछलियों द्वारा जड़ों का प्रयोग आश्रय के लिए किया जाता है। जो जड़ें होती हैं इसकी, उसका प्रयोग आश्रय के लिए किया जाता है। अब जो पेड़ की शाखाएं अधिक घनी हो जाती हैं तो सूर्य की तीव्र किरणें आती हैं, उनको रोकती है और छाया प्रदान करती है। इससे जो पंछी होते हैं तथा बंदर होते हैं, अन्य जो जानवर होते हैं, वे सब इसके अंदर आश्रय प्राप्त करते हैं। तथा पेड़ पर जो केकड़े और जो घोंगे चलते हैं या रहते हैं, वह परवक्षी भी अपने बचाव के लिए यहाँ रहते हैं। मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र
मत्स्य उत्पादन के लिए भी महत्वपूर्ण है। साथ ही मछली तथा शेल फिश की बहुत सी प्रजातियों के लिए मैंग्रोव प्रजनन स्थल तथा संवर्धन गृह की तरह कार्य करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, मछली तथा शेल फिश की बहुत सी प्रजातियों के लिए मैंग्रोव प्रजनन स्थल तथा संवर्धन गृह की तरह कार्य करते हैं। आप सोच सकते हैं कि यदि तटों पर मैंग्रोव वृक्ष न हो तब वहाँ या तो मछलियाँ होंगी ही नहीं या उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी, और जो लगातार वहाँ कम दिख रही है। तो ये मैंग्रोव का प्राकृतिक शरण स्थल के रूप में महत्व था। अब समझते हैं कि मैंग्रोव भोजन के स्रोत के रूप में किस तरह कार्य करती है। तो अनेक जीवों द्वारा मैंग्रोव की पत्तियां खाई जाती हैं। आप सोच सकते हैं कि जो इसकी पत्तियां गिरती है वो मृदा को तो उपजाऊ करती ही है, साथ ही कई जीव जंतुओं के लिए वह भोजन का माध्यम भी बनती है। जैसे केकड़े, अन्य छोटे जीव पत्तियां खाते हैं। अर्थात यह मैंग्रोव बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए प्राकृतिक वरदान की तरह से सिद्ध होती है। प्राकृतिक जल शोधक के रूप में देखें कि प्राकृतिक रूप से जल को कैसे शोधन का कार्य मैंग्रोव वनस्पति करती है। तो जो पानी के अंदर जड़ों में का जो जाल मैंग्रोव बनाते हैं, पानी के अंदर मैंग्रोव क्या करते हैं, जड़ों का जाल बनाते हैं, और उस जाल पर क्या होता है कि स्पंज और सेलफिश चुपके रहते हैं। और जब ये चुपके रहते हैं, ये क्या करते हैं कि पानी को छानते हैं और उसमें से तलछट और पोषक तत्वों को अलग कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि इसे समुद्र के पानी को साफ कर देते हैं। साथ ही जो मूंगे की चट्टानों के पाचन तंत्र के लिए आवश्यक भी होता है। जो मूंगे की चट्टान होती हैं, उनका जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, उसके लिए भी यह पानी साफ होना आवश्यक है। मैंग्रोव वृक्ष क्या करते हैं, पानी से कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों तथा मिट्टी के कणों को अलग कर देते हैं, जिससे पानी साफ हो जाता है और उसमें पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। मैंग्रोव क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियां, समुद्री शैवाल तथा समुद्री घास अच्छी तरह से पनपती है। तो हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक जल शोधक के रूप में भी मैंग्रोव वनस्पति अपनी कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। अब जब सूर्य की किरणें इसके बिखराव के कारण, इसके फैलाव के कारण, बड़े बड़े पेड़ों के कारण इतनी ज़्यादा नहीं आ पाती सूर्य की किरणें, तो इससे क्या एक और फर्क पड़ता है कि सूर्य की जो परावैंगनिक किरणें होती हैं उनसे भी यह बचाव करती है, क्योंकि इसके अंदर इस बचाव करने की क्षमता होती है। तो जो परावैंगनिक किरणों के जो घातक प्रभाव होते हैं उससे भी हमारी ये रक्षा करती है। साथ ही जैसे मैंने बताया कि जब कार्बन को यह इतना ज़्यादा सोख लेती है, इसके अंदर सोखने की इतनी ज़्यादा सहन शक्ति कहूँ या क्षमता बोलूँ है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन को यह सोखेगी तो वायु में जो इतने कार्बन फैलने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की जो हमको समस्या देखने को लगातार मिल रही है, जिसके कारण टेम्परेचर बढ़ने के कारण तरह तरह की प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं या जलवायु के परिवर्तन हमको देखना मिल रहा है, उन सब को भी यह कम करती है। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी यह कम करती है, क्योंकि कार्बन को सोखने की इसके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। यह प्राकृतिक स्थायी कार्य के रूप में भी कार्य करती है। जैसे जो ज्वार आते हैं या तीव्र जलधाराएं आती हैं, वो तीव्र जलधाराएं क्या करती हैं, मिट्टी का कटाव करती हैं, लेकिन मैंग्रोव वनस्पति इस मिट्टी के कटाव को कम कर देती है, क्योंकि वहां तक जलधाराओं को यह इतना ज़्यादा नहीं क्रॉस करने देती। साथ ही मैंग्रोव वृक्ष धीरे धीरे मिट्टी को भेदते हैं और उसमें वायु का मिश्रण करके उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। अर्थात जो मिट्टी बर्बाद हो जाती है उसे भी पुनर्जीवित करने का कार्य मैंग्रोव वनस्पति करती है। तो आप देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से कितनी स्थायीकारी होने का कार्य कर रही है। अगर याद हो तो 2004 में तटीय क्षेत्रों में सुनामी से भयंकर तबाही हुई थी।
अगर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा तबाही सुनामी ने मचाई थी 2004 में। लेकिन दिलचस्प बात थी कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में मैंग्रोव वनस्पति अधिक थी वो क्षेत्र आसानी से बच गए। मैंग्रोव वन इन लहरों के रास्ते में एक ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं और उस टाइम भी ये खड़े थे, जिस कारण से उस सुनामी से रक्षा हो सकी तटीय क्षेत्रों की। मैंग्रोव वनस्पति बाढ़ को नियंत्रित करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे जो ज्वारीय लहरें आती हैं या भारी वर्षा होती है, तूफान आता है, उनसे जो बाढ़ आती है उनसे भी ये तटों की रक्षा करते हैं। क्योंकि मैंग्रोव वन समुद्री पानी को स्थलीय क्षेत्रों में आने से रोकते हैं और उससे क्या फायदा होता है कि जो भूजल तंत्र होता है वो भी सुरक्षित होता है। और जब भूजल तंत्र सुरक्षित होगा तो भूजल का खारापन भी कम हो जाएगा और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। साथ ही मैंग्रोव वनस्पति तटीय क्षरण को कम करता है। जो लहरों की लहर जो तीव्रता से आती है उनकी तीव्रता को कम करता है। इससे तटों का क्षरण क्या होता है, कम हो जाता है। तटों पर वनस्पति की सघनता तथा पानी की गहराई जितनी अधिक होगी उतना ही अधिक प्रभावी ढंग से लहरों की तीव्रता को कम किया जा सकता है। तो हम समझ रहे हैं कि अगर मैंग्रोव जितनी ज़्यादा होगी लहरों की तीव्रता उतनी ही कम होगी और उससे तटीय क्षरण भी उतना ही कम होगा। ऐसे ही तलछट को अलग करने का कार्य मैंग्रोव वृक्ष बहुत अच्छे से कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि यह पानी में तैरती तलछट के लिए एक कुंड की तरह कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं कि मैंग्रोव वृक्ष का जो वायवीय जड़ होती हैं, इनकी जटिल होती हैं एकदम, तो इनकी सहायता से तलछट को बांध लेते हैं। मैंग्रोव वन इस तरीके से ज्वारीय लहरों को भी कम कर देते हैं। ज्वारीय लहरों के साथ मिट्टी के कण पानी में तैरते हुए मैंग्रोव जल में प्रवेश करते हैं तथा वापस लौटती हुई लहरों द्वारा ये कण दलदल तथा जड़ों में छोड़ दिए जाते हैं। यह कण ज्वार उतरने पर नीचे जम जाते हैं। तो इस तरह से जो ज्वारीय लहरें होती हैं उनका जो प्रभाव होता है वो कम होता है। साथ ही जो मिट्टी का कटाव हो रहा होता है वह भी कम होता है और मिट्टी पुनर्जीवित भी हो जाती है। साथ ही मैंग्रोव वनस्पति का प्रयोग सदियों से पारंपरिक रूप से औषधि के रूप में भी होता आ रहा है। आयुर्वेद में इसका प्रयोग जड़ी बूटी के स्रोत के रूप में होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मैंग्रोव वनस्पति का हर क्षेत्र में उपयोग होता है। अब जो हाल के वर्षों में जो सुनामी का कहर आया है, इनसे भी मैंग्रोव वनों का महत्व फिर सामने आया है। हालांकि मैंग्रोव क्षेत्रों की भूमि को अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने पर कानूनी प्रतिबंध लगाए गए हैं, परंतु मैंग्रोव वन अभी तक सुरक्षित नहीं है। मैंग्रोव पर्यावरण गतिशील व सक्रिय होते हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के दबाव के कारण इन क्षेत्रों में पौधों की मृत्यु दर बढ़ रही है और पुनरुत्थान अर्थात दोबारा जीवित होने की या कहें कि इनके बढ़ने की संख्या या क्षमता लगातार कम हो रही है। साथ ही जो हम कृत्रिम नहरें निकालते हैं या पक्के नदी के पथ बनाते हैं, इसके कारण भी क्या होता है कि जल स्तर बढ़ जाता है और जो जल स्तर होता है वह अधिक समय जब आ जाता है ऊपर आ जाता है तो जो अधिक समय तक पानी में डूबे रहने के कारण क्या होता है कि इनकी जड़ें शोषण नहीं कर पाती हैं और जब शोषण नहीं कर पाएंगी तो वो मर जाती हैं। एक और रीजन बहुत बड़ा रहा मैंग्रोव वन को कम होने के लिए, वो यह था कि इसको लंबे समय तक अनुपयोगी माना गया। कृषि भूमि के लिए इसका प्रयोग किया गया, पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए या झींगा पालन के लिए या फिर नमक उत्पादन के लिए इन क्षेत्रों को साफ कर दिया गया, हटा ही दिया गया। और यह तर्क पेश करते रहे लोग कि इन गतिविधियों से आर्थिक रूप से अधिक लाभ होता है,
लेकिन ध्यान दें कि यह जो आर्थिक लाभ होता है वो बहुत कम क्षणों के लिए होता है, जबकि जो पर्यावरण का नुकसान होता है वो बहुत ही ज़्यादा लंबे समय के लिए प्रभावकारी होता है। यदि हम पिछले कुछ समय का रिकॉर्ड उठाएं तो 3 दशकों में 40% मैंग्रोव क्षेत्रों को कृषि कार्य के लिए साफ किया गया है। और हम जैसे कि शुरुआत में बात की थी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 90% वन है, मैंग्रोव वन है, और वहां पर ही उष्णकटिबंधीय वनों से अधिक तेजी से ये मैंग्रोव वन समाप्त हो रहे हैं। समुद्र में क्षमता से अधिक मछलियों के शिकार के कारण तटों के पास समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आ रहे हैं, जो मैंग्रोव क्षेत्रों में मछलियों की संख्या को प्रभावित करते हैं। तो ये ओवरऑल मैंग्रोव के बारे में लाभ के बारे में था कि मैंग्रोव वनों का हमारे प्राकृतिक जीवन में, हमारे आर्थिक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में क्या महत्व है। मैं इसको ओवरऑल जितना अब तक किया है उसे संक्षेप में समेट देता हूँ। मैंग्रोव वनस्पति एक तरीके से पौधों का समूह होता है जो खारे पानी या अधिक नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। यह हमारे लिए कई रूपों में महत्वकारी होता है। यह बहुत सहनशील होता है। यह सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करता है, परावैंगनिक किरणों को सोख लेता है, कार्बन को सोखकर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को भी यह कम करता है। साथ ही इसका प्रयोग भोजन के स्रोत के रूप में, शरण के रूप में, औषधि के रूप में, ईंधन के रूप में, इमारती लकड़ी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को अच्छे से बनाए रखता है, समुद्र का पानी साफ करता है, भूमिगत जल को खारा होने से भी यह रोकता है। यह मछली और शेलफिश के लिए क्या बोलते हैं कि प्रजनन स्थल होता है। अनेक जीवों द्वारा मैंग्रोव की पत्तियां भी खाई जाती हैं और यह जल शोधक के रूप में कार्य करता है। साथ ही यह मिट्टी के कटाव को रोकता है। इससे मृदा प्रदूषण की समस्या तो कम होती ही है, मृदा की उर्वरता भी बढ़ती है, साथ ही मृदा को यह पुनर्जीवित भी करता है। इसके साथ में प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ के प्रभाव को भी यह कम करने का कार्य करता है। ज्वार का जो प्रभाव होता है उसको कम करने का काम भी यह करता है। साथ में मैंग्रोव तटों के क्षरण को भी कम करता है, तलछट को अलग करता है, इससे पानी शुद्ध होता है। तो और हम जो कारण रहते हैं मैंग्रोव के कमी के, उसमें मैंने आपको बताया कि मानवीय गतिविधियां कारण हैं। उसमें एक कारण है कि इसका महत्व लोगों को नहीं पता है। साथ में इसके जो कृत्रिम नहरें हैं, पक्के नदी पथ हैं, इनसे जल स्तर बढ़ता है और उसकी जो जड़ें हैं वो श्वसन नहीं कर पाती हैं। साथ में लोग महत्व पता न होने के कारण कृषि भूमि के लिए, पर्यटन क्षेत्रों के विकास के लिए, झींगा पालन के लिए, नमक उत्पादन के लिए इनके क्षेत्रों को साफ किया जाता है। और साथ में जो मछलियों का अत्यधिक शिकार हो रहा है, इससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ रहा है। इससे भी मैंग्रोव वनस्पति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। तो इन सबको फायदे को देखते हुए यह डर भी लगता है कि मैंग्रोव वनस्पति यदि कम हो जाती है तो इसके कितने ज़्यादा दुष्प्रभाव हम लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर हमने समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नहीं संभाला तो सारे पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि बायोस्फीयर में एक समुद्र भी एक पूरा हिस्सा है। यदि हम पूरे जीवों की बात करें या पूरे अपने इकोसिस्टम की बात करें तो समुद्र उसका एक बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और यदि समुद्र की जो क्रियाविधि है वह प्रभावित हो जाएगी तो सारी क्रियाविधि प्रभावित निश्चित रूप से होंगी ही। क्योंकि अगर यह ग्लोबल वार्मिंग को जो कार्बन ये सोखता है, यदि ये ना सोखे तो सोचिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो लगातार एक समस्या के रूप में उभर के आ रही है, वह समस्या कितनी और विराट एवं जटिल हो जाएगी। जो जल को यह शुद्ध करने का काम करता है वह जल शुद्ध ना हो तो क्या होगा।
यह जो प्राकृतिक शरण स्थल के रूप में कार्य करता है, अगर यह वह कार्य न हो पाए तो क्या होगा? मिट्टी के कटाव को जो यह कम करता है, यदि यह ना करे तो क्या होगा? इन सब से हर पायसी तंत्र पूरा तरह से प्रभावित होगा, जो निश्चित रूप से धरती के लिए ही नहीं, आने वाले भविष्य के, धरती के भविष्य के लिए भी कह सकते हैं, या पूरी तरीके से यह सामाजिक रूप से कहें, जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करेगा। तो मैंग्रोव वनस्पति के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। जाहिर सी बात है कि इसका बना रहना या इसमें वृद्धि होना अति आवश्यक है, और इसी के लिए सम्मेलन भी हो रहे हैं। निश्चित रूप से अब जब यह प्रकाश में आया है, तो निश्चित रूप से इस पर अमल किया जाएगा, और हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम इसकी प्रजाति को और बढ़ाएं। इससे हम लोगों की जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता है वह भी दिखेगी। तो इसी के साथ मैं मैंग्रोव वनस्पति के महत्व और मैंग्रोव वनस्पति पर अपने विचारों को यहीं विराम देता हूँ। आप अपनी राय, अपने सुझाव मुझे अवश्य बताएं, जल्द से जल्द बताएं। धन्यवाद।